नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका आपकी चैनल द रियल डिबेट में। आज एक विशेष शख्सियत के साथ प्रोफेसर मुक्तिदर खान कॉन्वर्सेशंस करके इनका चैनल चलता है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, विद्वान हैं और हमारे चैनल के लिए विशेष प्रीति रखते हैं। खान साहब को हमने एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप तशरीफ लाइए और हमारे दर्शक मित्रों को भी आपके ज्ञान से विदित कराइए। ये हमारा सदनसीब है, उन्होंने न सिर्फ फौरन सम्मति भी दी, मगर एक ही दिन में आज हम उनके रूबरू हुए हैं आपसे बात करने के लिए। सर, स्वागत है आपका and wish you all the very best for your health and everything. May God bless you, sir. सर, पूछना ये था, अभी ये जो कल से शुरू हुआ है जमावड़ा फिर से, अब तक तो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा था। ईरान, इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान का भी उसमें कुछ अहम रोल रहा। एक कम से कम एटलीस्ट उनको वो डिस्कशन का ला सके, वो कोई छोटा मैं मानता हूँ कि छोटी उपलब्धि नहीं है। मे बी इवेंचुअली इट विल ग्रो इनटू अ फुल फ्लेजेड अंडरस्टैंडिंग एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अ लास्टिंग पीस इन दैट रीजन। मगर कल से फिर जो शुरू हुई इन वारदातें, तो थोड़ा फिर से एक अचंभा हुआ है, एक चिंता भी उभरी है कि कहाँ जा रहे हैं। ये जो जमावड़ा है, फिर से अमेरिका अपनी बातें करता है, ईरान अपनी बातें करता है, इजराइल, खैर इजराइल का तो मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा खुद का मत यह है प्रोफेसर साहब, कि नेतन्याहू को युद्ध चले उसमें ही इंटरेस्ट है, क्योंकि एक तो इनका इलेक्शन आ रहा है और दूसरा अगर वो फारिग हो जाते हैं, युद्ध से शांति आ जाती है, तो उनके सामने जो कन्विक्शन के जो चांसेस है तो शायद उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़े। तो मे बी इजराइल नहीं कहूंगा, बट नेतन्याहू इज नॉट इंटरेस्टेड अपेरेंटली कि लास्टिंग पीस यहाँ बहाल हो। तो कुल मिला के पूरा जो कल से फिर से शुरू हुआ है जमावड़ा, क्या आपका मंतव्य क्या है और आप किस तरह से देखते हैं इसे? डॉक्टर व्यास, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने शो पर बुलाया। आपके देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। सर, एक इंग्लिश फ्रेज है टाइगर बाय द टेल। इसके नाम की एक नॉवल भी आई थी, जेम्स हैडली चेज, जो इंडिया में काफी चली थी जी। तो टाइगर बाय द टेल का मतलब यह है, अगर आपने शेर की दुम पकड़ ली तो ना तो आप पकड़ के रख सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, यू आर स्टक। अगर छोड़ें तो वो पलट के काट लेगा, एंड हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड ऑन टू दैट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने टाइगर को पकड़ लिया है बाय द टेल और वो फंस गए हैं। ठीक है, उन्होंने समझा था जैसा मैं वेनेजुएला में चंद घंटों में विद 0 कैजुअलिटीज तख्ता पलट दिया, मैं ये ईरान में भी कर दूंगा, ज़्यादा ज़्यादा एक दो हफ्ते लगेंगे एंड वी विल अचीव दोज थिंग्स। हम वहाँ जाएंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, फिर एक ऐसे शख्स को वहाँ पे बादशाह बना देंगे जो हमारी बातें सुनेगा। दैट वाज द होल प्लान एंड इट इज कम्प्लीटली बैकफायर्ड। तो अब डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं बिटवीन ईरान एंड इजराइल। ईरान को मिल गया वो, हम बचपन में कहानी नहीं सुनते थे कि एक राक्षस होता था, राक्षस की जान तोते में होती है, तोते की आप गर्दन तोड़ दें राक्षस मर जाता है। तो जी हाँ, तो ईरान को हॉर्मुज मिल गया है वो जो बने वो बिल्कुल तोते की गर्दन पे, बिल्कुल तोते की गर्दन हॉर्मुज है और वो उसको जरा भी इसको टाइट कर रहा है। देखिए, जुलाई तक अगर ये चला सिलसिला हॉर्मुज का, तो द होल ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ही नेगेटिव असर होने वाला है, क्योंकि लोग जानते नहीं। कल मैं एक्चुअली उनको देख रहा था, उनका नाम है नीलकंठ मिश्रा, जो स्मिता प्रकाश के साथ ANI पे 2 घंटे के करीब उन्होंने बातें की, जिसमें उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि चाइना जो
ईवीज वगैरह की तरफ रुझान बढ़ा है, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ, उससे चाइना की 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे तेल कम कंजम्पशन हो गया है, जिसके वजह से वो इट हैज बीन रिलीजिंग दैट इन द मार्केट। तो ये जो रिजर्व से रिलीज कर रहे हैं जापान, चाइना, अमेरिका और यूरोप, इस वजह से वो तेल की कीमत 150 तक नहीं गई। जी हाँ, तो वो अब डर रहे हैं कि शायद जुलाई तक उसके बाद ये नहीं कर सकेंगे। दे विल नॉट बी एबल टू रिसीव, मतलब अब तो वो स्टॉक पाइल को बढ़ाने की सोचेंगे, ना कि कम करेंगे रिजर्व। यस तो जुलाई के बाद से ऐसा हो सकता है कि 150 के तक चले जाएगा तेल की कीमत। और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ गई है बात कि मैं जुलाई तक आई कैन नॉट लेट दिस हैंग, और वो प्रेशर पे प्रेशर डाल रहे हैं कि ईरान पे खत्म करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान, जो उन्होंने पिछले 2-3 साल से बयानात बार-बार ओबामा के खिलाफ दे रहे थे कि ओबामा का जो JCPOA था, जो इन्होंने 2019 में कैंसिल कर दिया था, उसके तहत ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स थे ना, ईरान के जो पैसे अमेरिका ने बंद कर दिए थे, उसको वापस कर दिए थे ओबामा ने, और इंटरेस्ट के साथ। तो वो जो लिटरली कहते हैं कि सारे बैंकों से कैश निकाल कर $1.7 बिलियन ओबामा ने जाके ईरान को दिया था। तो कह रहे हैं कि वही पैसों से ईरान ने हिजबुल्लाह को, हमास को फंड किया। ये नैरेटिव है अमेरिका में। तो जी अब डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, क्योंकि ईरान कह रहा है कि जब तक आप मेरे पैसे वापस नहीं करेंगे, जो आप $24 बिलियन की बात कर रहे हैं, तो वो 24 बिलियन में पहले आप 12 बिलियन मुझे दें तो मैं हॉर्मुज खोलूंगा, और उसके बाद आप 12 मिलियन खोलने के बाद दें। तो डोनाल्ड ट्रंप अब फंस गए हैं, क्योंकि अब लोग कहेंगे कि वो तो 2 बिलियन दिया था, अब तो तुम 24 देने के। जंग से पहले जी तुमने JCPOA क्यों कैंसिल किया? वो तो 2 बिलियन में मिल गया था हमको। अब वही जी सर आप अब 24 बिलियन में खरीद रहे हैं। इट विल बिकम लाइक दैट। तो वो ही डजंट वांट दैट। तो वो दबाव डाल रहे हैं ईरान पे कि आप पहले खोल दो, फिर मैं बाद में दे दूंगा आपको पैसे। बट ईरान इज सेइंग नो, आई डोंट ट्रस्ट यू, क्योंकि हमने आपसे 2 बार नेगोशिएट किया, दोनों बार आपने जंग कर दी हम पर। तो वो वहां पे फंसा हुआ है। इजराइल, जैसा आपने कहा, डज नॉट वांट, क्योंकि वो जेल जा सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रेसिडेंट पे बहुत दबाव डाला कि नेतन्याहू को माफ कर दे, और उसने नहीं किया अभी तक। ही हैज नॉट फॉरगिवन नेतन्याहू, नहीं पार्डन नहीं दिया नहीं दिया पार्डन। तो अब वो प्रीटी गुड चांस है कि वो जेल चले जाएंगे। और अगर जंग रुक गई तो एक किस्म से कहिए, जैसा कि विंस्टन चर्चिल का था मामला बर्तानिया में, दे वांटेड हिम ओनली फॉर द वॉर खत्म होते इसको निकाल Yes. दे। तो नेतन्याहू का भी वैसे ही है, अगर जंग नहीं है तो जरूरत नहीं है, नेतन्याहू को ही निकाल देगी पब्लिक। दे हेट हिम, Yes. इजरायलीज खुद हेट करते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि इजराइल के इंटरेस्ट में नहीं है कि जंग खत्म है, और ईरान इस सेइंग कि जंग खत्म करके फायदा क्या है हमको, अगर हमारे 2 चीजें वो चाह रहे हैं कि रिलीफ मिल जाए फ्रॉम ये जो सैंक्शंस है, और दूसरे हमारे पैसे हमको वापस मिल जाए। सो उनके लिए इंसेंटिव, और देखिए जो जितना ईरान पे हमला करेंगे, हर हमले की मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगी। जी एक बार रम्सफेल्ड ने कहा था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था वो अफगानिस्तान से, इसे मुझे समझ में नहीं आता कि हम $5 मिलियन की मिसाइल $10 के टेंट पे मार रहे हैं, क्या फायदा? लाइक देयर वाज नथिंग। अफगानिस्तान में था क्या जो आप मारेंगे टारगेट्स, राइट? जी अब ईरान में जी अगर सर दे हैव हिट ऑल द टारगेट, जो जमीन में है उसको तो मार नहीं सक रहे आप। सो द यूटिलिटी ऑफ एवरी न्यू अटैक ऑन ईरान इज बिकमिंग लेस एंड लेस फॉर द वेस्ट। तो ईरान से ठीक है, आप मार लें, जैसा कि इजराइल ने अभी जो मारे हैं, 14 लोग इंजर्ड हो गए हैं, बट देयर वाज नॉट मच डैमेज टू डू। ना तो हाँ, तो ईरान हैज बिकम इन अ वेरी सेफ पोजीशन में आ गई है ईरान। और क्योंकि उसकी इकोनॉमी वाज लाइक, इट्स लाइक सेइंग कि भाई आप पहले से गरीब हैं और मुश्किल से 2 वक्त का खाना खाते हैं, तो अगर आपको प्यास चले गई तो रोटी तो है, तो रोटी पे चला रहे हैं आप, जो रोटी प्याज की तो आपको आदत थी। तो रेजिलियंस बहुत है ईरानियन इकोनॉमी, वेस्ट में नहीं है वो उस तरह का रेजिलियंस। इन द जी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हार्ड लाइफ दे आर अकस्टम्ड टू दे आर कस्टम टू, 30-40 यस साल से ये जनरेशन तो जी पूरा अंडर सैंक्शन ही गुजारा है ना। जी सो सर सो वहां पे ये बात रुकी हुई है।
और इट इज एक्सपोजिंग कि डोनाल्ड ट्रंप ना ईरान पे दबाव डाल सक रहे हैं ना इजराइल पे दबाव डाल सक रहे हैं, क्योंकि आपको याद है कि बीच में एक अफवाह छुटी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके नेतन्याहू को गालियां दी कि पागल हो तुम, ये हो, क्रेजी हो, तुम्हारे वजह से सारी दुनिया इजराइल को हेट करती, इस तरह की बातें उन्होंने फोन पे की थी और रोक दिया था बेरूत पर अटैक। तो तो इजराइल ने उसके बावजूद बेरूत पर अटैक किया और ईरान का जो हमला हुआ है इट इज इन रिटेलिएशन टू दैट। तो इजराइल के पास भी एक ट्रिगर मिल गया है कि इजराइल कैन कंट्रोल नेगोशिएशंस को, वो रोक सकता है बाय सिंपली अटैकिंग लेबनान। वो लेबनान को अटैक करता है, ईरान फिर जवाब देता है, खत्म हो गई आपकी सीजफायर नेगोशिएशंस। और ईरान जवाबी कार्रवाई में दो चीजें कर रहा है, एक तो एक अटैक भी कर रहा है, इस बार इजराइल पे भी अटैक किया, लेकिन वो वापस ही नहीं कर रहे हैं नेगोशिएटेड डील्स। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिवाइज करके प्रपोजल भेजा तो उसको जवाब ही नहीं दिया इन्होंने पिछले 4-5 दिन से। फिर वो मोहसिन नकवी को भेजे वहां पर कि जाओ आप पता लगाओ कि क्या हो रहा है एंड फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग एंड वो नेगोशिएट करें। सुना के मोहसिन नकवी ने काफी धमकियां भी दी ईरान को कि भाई अगर आप यू डोंट अग्री टू दिस कंडीशन सीज फायर वगैरह तो वी आर गोइंग टू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम, बट दे आर नॉट मूविंग। मतलब इट्स अनबिलीवेबल, वो ऐसा जल्दी में काम ही नहीं करते। और व्यास जी एक बड़ी अजीब सी चीज हो गई है, अमेरिका इज अ डेमोक्रेसी, ईरान को कहते हैं एक अथॉरिटेरियन मुल्क है, डिक्टेटरशिप है मुल्लाओं की, लेकिन जो लफ्ज हम डिलिबरेशन यूज करते हैं ना, जो डिसीजन मेकिंग, जो सोच समझ कर, वो ईरान में हो रही है। यहाँ पे सिर्फ एक शख्स डिसाइड कर रहा है, सुबह एक, रात को एक। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप विम पर चल रहा है, लिटरली उनकी मूड के ऊपर चल रही है पॉलिसी। वहां पर जब ये अमेरिका से जो भी रिवाइज प्रपोजल आ रहा है वो IRGC से हार्ड लाइनर्स की पोजीशन है, फिर जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, फॉरेन मिनिस्ट्री में जो मॉडरेट्स हैं उनके बीच में डिबेट्स हो रहा है, देन दे आर डिसाइडिंग समथिंग, फिर वो जा रहे हैं खमेनी के पास, फिर वहां से उनके ऑफिस से फीडबैक मिल रहा है। तो वहां पे लिटरली शूरा चल रहा है, परामर्श की प्रक्रिया संपूर्णतः बिल्कुल है। वो ईरान में हो रहा है, वो यहाँ नहीं हो रहा है। सो इट्स आयरॉनिक कि वहां पे डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटिक दिख रहा है, यहाँ पे नहीं। इसलिए भी सीज फायर जो डोनाल्ड ट्रंप इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि मैं तो 1 घंटे में जवाब दे रहा हूँ, मैं आधे घंटे में दे रहा हूँ, व्हाई कांट दे डू दैट, बिकॉज दे आर नॉट लाइक यू। वहां पे ट्रंप नहीं बैठा हुआ है। सो आई हैव अ फीलिंग कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को मान ली है कि मैं नवंबर के इलेक्शन हार जाऊंगा। ये he seems to be psychologically ready for it. Indications are all that, sir. Yeah. तो उससे क्या होगा, he'll become, हम जो हमारे पास कहते हैं लेम डक प्रेसिडेंट। यानी अगर वो एक भी हाउस हार गए, सेनेट तरह मुश्किल है, लेकिन हाउस तो वो बहुत मार्जिन से हारने वाले हैं। अभी तो सिर्फ 2+ हैं, वो -20 तक या -30 तक भी जा सकता है। हो सकता है। जी हाँ, अगर वो हार गए तो खत्म हो गई उनकी प्रेसिडेंसी। ये हाउस उनको तंग कर करके, मतलब इन्वेस्टिगेशंस कर करके इनकी तो ऐसी की तैसी कर देंगे। 2 साल तक जेल भी जा सकते हैं इनकी फैमिली मेंबर्स एज अ रिजल्ट, अगर वो इलेक्शन हारते हैं। तो अब वो सोच रहे हैं कि मैं जितनी भी ग्लोरी जो भी कर सकें वो है। प्लस अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड अक्टूबर सरप्राइज। तो मुझे लगता है कि ही इज थिंकिंग कि मैं अक्टूबर में ऐसा कोई चमत्कार कर दूंगा जिसके वजह से नवंबर का इलेक्शन में जीत जाऊंगा, इन स्पाइट ऑफ द ईरान वॉर, इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन, इन स्पाइट ऑफ ऑल। और वो हो सकता क्यूबा या ग्रीनलैंड, दोनों में से एक। ग्रीनलैंड में अगर 5 ऑलरेडी अमेरिका की काफी फौजें ग्रीनलैंड में हैं, मतलब हजारों की तादाद में ऑलरेडी हैं, एक बड़ा बेस। ऑल दे नीड इज अनदर 5000। उन्होंने इनको एक पोलर डिफेंस पॉइंट के हैसियत से बना रखा है। तो if he takes Greenland, he can say कि पिछले 200 साल में इतना एक्सपेंशन नहीं हुआ अमेरिका का जैसा मैंने आज कर दिया। ग्रीनलैंड 51 स्टेट, क्यूबा को मैं पलट दूं, समथिंग लाइक दैट। ही इज प्रोबेबली थिंकिंग कि मैं अक्टूबर में कर सकूंगा, जिसके वजह से आई माइट सेव द इलेक्शन। बट जो फंस गए हैं वो ईरान में जाकर, दिस हैज बिकम ए क्वागमायर। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि इंटरव्यूज में से उठ के चले जा रहे हैं। अभी का जो मीट द प्रेस में ही गॉट अप एंड वॉकड अवे फ्रॉम अ प्रेस। फिर वो कुछ भी करते हैं सर। हाँ, तो सो बट द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज इंक्रीजिंग अ लॉट।
जी हाँ, Even in one of the press meets, he soiled his clothes. जी हाँ, तो जी हाँ, ये खुद पे काबू नहीं रहा। बिल्कुल जी। सर, आपने बर्तानिया का एग्जाम्पल दिया, ठीक बात है। ब्रिटेन की प्रजा ने सोचा कि वॉर के लिए चर्चिल ठीक थे, अब पीस के लिए कोई जी, और चाहिए। जी, इनको जो ट्रैफालगर स्क्वायर में नागरिक सिविक फेलिसिटेशन भी मिला, वो आज तक किसी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला है। जी हाँ, मगर इसके बाद सर वो निकले, एक ही स्लोगन ने इन्हें निकाला, चीयर चर्चिल, वोट लेबर, जी एंड ही हाँ, वाज आउटसाइड। बट वो इज्जत अब्रू के साथ गए, जी हाँ, जी हाँ, उनको अपने कंधे पे नहीं, मथे पे बिठा के उन्होंने इनको वापस विदाई दी। जी, अब ट्रंप की बात करें तो ट्रंप को तो अब वो जूते मार के निकाले, इस तरह की परिस्थिति का निर्माण हुआ है। देखिए, पीपल आर मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रम्प की पोजीशन। तो विद इन द रिपब्लिकन पार्टी उनको टच नहीं कर सकते। तो फॉर हाँ, एग्जांपल उनके उनके जेब में है। जी हाँ, आपने देखा इंडियाना में जो 7-8 लोग उनके खिलाफ बोले थे वो सब हार गए। ऑल जिन्होंने भी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जिन्होंने भी ट्रम्प को चैलेंज किया वो प्राइमरी सारे के सारे हार गए। सो ही कंट्रोल्स। और अगर आप पब्लिक ओपिनियन पोल देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन जीत के आए थे, उनकी अप्रूवल रेटिंग 43% थी सिर्फ, यस जब वो जीते थे। अब जी, इट इज बट इट इज नॉट गोइंग बिलो 38 38 39 38 39 पे ही है। हाँ, वहाँ ही रुकी हाँ, हुई है। हाँ, तो इट लुक्स बैड कि 60% पीपल आर अपोज ओनली 38, बट ही इज नॉट ऑन द बैलेट। अगर इलेक्शन हो, अगर डोनाल्ड ट्रंप बैलेट पे रहते हैं तो इट इज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन, बिकॉज देन उनके खिलाफ कौन खड़ा है उनको मेजर करने की पड़ जाती है। उसका हाँ, नेगेटिव वोट भी मिलेगा इनको। जी हाँ, जी हाँ। सो आई आई थिंक ही इज नॉट वरीड अबाउट ये पब्लिक ओपिनियन पोल। मुझे लगता है डेमोक्रेट जरा ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, बट ये बात यकीनन है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है और जो अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस कहते हैं, आप महंगाई से ताल्लुक जो देखिए, इट्स लाइक एक अरबी लफ्ज है मिस्कीन, जो उर्दू में भी हिंदी में भी। भिखारी को बोलते हैं, हाँ जी। हाँ, मिस्किन इज समवन हु हैज अ जॉब बट कांट अफोर्ड टू लिव इन हिज सैलरी। ठीक जी, है, ये है कि आपकी इनकम आपके खर्चे से थोड़ी सी कम है तो आप मिस्किन हो जाते हैं, ये कि नहीं कि आप यू आर। तो वो सिचुएशन काफी अमेरिकन्स का हो गया है कि मतलब इट इज लाइक सेइंग कि अगर एक चीज बढ़ गई तो पूरा बजट अपसेट हो जा रहा है लोगों का। अगर बीमारी आ गई, दवाएं लेना पड़ा तो सडनली इज बजट। तो फॉर एग्जांपल अब मैं थोड़े बहुत मेडिसिन जो लेता हूँ, इस बार हमारे डॉक्टर ने गलती कर दी कि 3 महीने के लिए देने के बजाय मुझे वो 1 महीने के लिए दिए। और मेरे इंश्योरेंस के लिए क्या होता है कि मैं 1 महीने के लिए लूँ या 3 महीने के लिए लूँ, उतने में ही पड़ता है। तो मैंने पे तो किया है, इट वॉज नॉट अ बिग डील, बट इतना मुझे इरिटेशन ज़रूर हुआ कि मैंने फ़ोन करके डॉक्टर के नर्स से कह दिया कि देखो तुमने मुझे यू मेड मी पे एक्स्ट्रा। यस, ला एक्स्ट्रा। लास्ट ईयर आई वुड नॉट हैव डन दैट। मैं आई वुड हैव इग्नोर्ड इट, बट द फैक्ट इज कि हर चीज़ इतनी छोटी-छोटी चीज़ें महँगी हो गई है कि somebody who is middle class is also getting affected by the cost of जी, living। कि मैं फ़ोन करके डॉक्टर के पास कह दिया कि भई आप नेक्स्ट टाइम प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट डू दिस, 3 महीने का आप भेजें। फिर वो अपोलोजाइज़ वगैरह कर लिए मेरे लिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अमेरिका में इट इज़ नॉट कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ या कुछ ना हूँ, बट द पॉइंट इज़ कि एवरीबॉडी इज़ फीलिंग द कॉस्ट। और उसमें क्या होता है, हमारे पास एक मैजिक नंबर है, इट इज़ कॉल्ड मिज़री इंडेक्स। तो मिज़री इंडेक्स इज़ इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब हमारे पास इन्फ्लेशन 4.5% है और अनएम्प्लॉयमेंट भी 4.5% के 3% 4%। सो मिज़री इंडेक्स इज़ ओनली एट 7.5। कहते हैं कि अगर मिज़री इंडेक्स 10 के ऊपर जाता है तो रूलिंग पार्टी इज़ गॉन। तो जब जॉर्ज एच बुश, यानी जो जॉर्ज बुश के बाप थे, उन्होंने जी, जंग जीती थी इराक के खिलाफ। जंग जीतने के बाद जब वो इलेक्शन में आए क्लिंटन के खिलाफ, तो मिजरी इंडेक्स 10 के ऊपर हो गया था।
इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट हैड गॉन अबव 10 एंड ही लॉस्ट इलेक्शन। तो अमेरिका में मिजरी तो है बट इट इज स्टिल नॉट रीचिंग वो पॉइंट कह रहा। हाँ टॉलरेबल लिमिट्स में है हाँ सर। मगर टॉलरेबल है। अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का सर्वे आया है जो बताता है कि 1,20,000 से ज्यादा लोगों के लिए नई नौकरियां मुहैया जी हाँ कराई गई जी हाँ जी हाँ। वगैरह वगैरह। तो क्या सही में क्या है सर? डेटा इज वेरी गुड ऑन अमेरिका में। एक चीज ये है कि जो इंटरनल डेटा वगैरह आता है हमारे पास, इसमें इट्स टॉप क्लास। बिकॉज जैसा कि फॉर एग्जांपल इंडिया में आपके पास सीएमआई और सरकार के अलावा और किसी के पास से आपको डेटा नहीं मिल सकता है। ना इन्फ्लेशन ये ना दो ही ना चीजें ना बिल्कुल। और सीएमआई के पास उतनी रिसोर्सेस नहीं है कि दे आई कैन आर्ग्यू। हमारे पास वैसा नहीं है। हमारे पास यूनिवर्सिटीज, थिंक टैंक्स, मीडिया सब डेटा कलेक्ट मुसलसिल करते हैं। सो सरकार मतलब दे कैन नॉट फूल अस विथ एनी इंफॉर्मेशन ऑन जॉब्स को ले लें या इन्फ्लेशन को ले लें। इन्फ्लेशन देखिए 2.2 2.3 से अब तकरीबन 3.8 के करीब आ गया है। ट्रम्प के नॉट से के और फैक्ट चेकिंग का अब इतनी आदत हो गई है कि वो अगर जरा भी एक बात झूठ बोले तो धड़ाधड़ फैक्ट चेकिंग इमीडिएटली आ जाता है कि इमीडिएटली आ इतने जाता टाइम है। झूठ बोले। सो द डेटा इज गुड, जॉब क्रिएशन हो रहे हैं, बट व्हाट इज आल्सो शोइंग के अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसमें क्या हो रहा है when he says के 170,000 jobs create हैं, what he is not saying के how many jobs have been lost because of AI या वो। तो Yes, what you need is a net। हाँ layoff because of AI and all बिल- job cuts. हाँ तो वो डेटा आपको नेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट में मिलता है। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर आप जॉब से चले गए तो एटलीस्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको अनएम्प्लॉयमेंट पैसे मिलते हैं सरकार से। तो जी तो वो डेटा आपको इंस्टेंटली मिल जाता कि भाई इस महीने तो इतने लाख लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट कलेक्ट की एज अपोज टू लास्ट मंथ। जी तो विद इन दैट जी यू इमीडिएटली हैव द डेटा। सो द डेटा जी इज वेरी गुड एंड ट्रम्प इज लुकिंग एट द डेटा एंड सेइंग ओके ठीक है थोड़ा जॉब्स भी क्रिएट तो हो रहे हैं बट वी आर लूजिंग जॉब्स आल्सो। बट इट हैज नॉट रीच्ड क्राइसिस लेवल के लोग सड़कों पे आ जाएं यू नो। तो मैं अभी यूनिवर्सिटी में एक तकरीर कर रहा था तो एक स्टूडेंट उठ के मुझे कह रहा था कि भाई इतना क्राइसिस है। मतलब काहे की क्राइसिस है, तुम क्या कर रहे थे पिछले एक हफ्ते से, कितने प्रोटेस्ट को गए हो? तुम नहीं गए, घर में बैठ के वीडियो गेम्स देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो या पता नहीं क्या कर रहे हो। सो द पब्लिक इज नॉट दैट क्रेजी। मतलब जब प्रॉब्लम होता है कि तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे ना, देन यू विल सी कि क्राइसिस लेवल कहाँ जा रहा है। सो वी हैव नॉट रीच्ड दैट बट ही इज बट इलेक्शन के लिए तो 2-3 आजकल तो 3% का वोट इधर से उधर हुआ तो उसको वेव कहते हैं। काफी हो ये जाता है। बहुत फर्क है। तो ये 2-3%। तो अमेरिका में 3 किस्म के वोटर्स हैं जो नो मैटर व्हाट वो रिपब्लिकन वोट डालते हैं, एक नो मैटर व्हाट वो डेमोक्रेटिक वोट डालते हैं। ये 40-40 45-45 है। बीच में एक 5-10% है जिनको हम इंडिपेंडेंस कहते हैं, वो स्विंग करते हैं सारा का सारा इलेक्शन। और 2024 में द इंडिपेंडेंस वेर इन फेवर ऑफ ट्रम्प और अब दे आर नॉट इन फेवर ऑफ ट्रम्प। तो वो उससे हम कह रहे हैं कि उससे फर्क पड़ सकता है। जी हाँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। जी सर, फिर से ईरान अमेरिका इजराइल वॉर पे आते हैं। अगर ये ज्यादा चला, जैसे ठीक कहा आपने कि अगर 145-150 डॉलर प्रति बैरल हो गया क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं डूब जाएगी। भारत उसमें एक होगा शायद, क्योंकि हमारे पास तो उतना स्टॉक पाइल भी नहीं है। वी हार्डली स्टॉक एनीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड और 85% ऑफ आवर एनर्जी इज इंपोर्टेड। तो ये परिस्थिति में सर, ये विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पे इसका एक दबाव पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जो दुनिया में जो लोग हैं जो इससे असरग्रस्त होने वाले, चाइना हो या जापान हो या और ऑस्ट्रेलिया हो या बर्तानिया हो, वो लोग मिलके भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर ग्रुप खड़ा करके इन दोनों को समझाए कि अब बस हो गया, बस बंद करो आप। देखिए पॉसिबिलिटी देखते हैं। मैं चंद महीने पहले मैं हांगकांग, चाइना और साउथ कोरिया का लेक्चर टूर पे गया हुआ था। तो वहाँ पे मैं काफ़ी चाइनीज़ थिंकर्स से मुलाकात की, लेक्चर्स भी दिए, फिर उसके बाद मैं उनकी बातें भी सुना काफ़ी। सो
आई लर्न समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। चाइना में जो तब्दीली आ रही है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से वो रिफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को। तो ईरान के लिए मेरे ख्याल से 3-4 साल के बाद ईरान वो चीज़ नहीं कर सकता जो आज कर रहा है। हॉर्मुज़ की इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाएगी क्योंकि दे विल क्रिएट द अल्टरनेटिव्स टू हॉर्मुज़। जैसा Yes. ऑलरेडी सऊदी अरेबिया ने एक पूरा ईस्ट टू वेस्ट पाइपलाइन लगा दिया है, यूएई ने फुजेरा की तरफ गया हुआ है। अगर ईरान हैज टू कंट्रोल यूएई देन फुजेरा को इट विल हैव टू डिस्ट्रॉय दैट बाय फोर्स। तो अब और दूसरे मुल्क भी, इराक इज आल्सो थिंकिंग कि हम ट्रेन से निकाल लेंगे सब, तो हॉर्मुज़ विल बिकम इररेलेवेंट इन द नेक्स्ट 4-5 years। बट चाइना is also making fossil fuel irrelevant by इलेक्ट्रिफिकेशन और हाइड्रो प्रोजेक्ट। आपने तो सुना होगा कि वो एक डैम बना रहे हैं, इतना बड़ा डैम बड़ा बना रहे हैं कि अर्थ का जो एक्सिस है वो बदलने वाला है। कैन यू बिलीव? हाँ, आपने सुना होगा, राइट? तो मैं जब इंडिया का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट मेरे समय में कंस्ट्रक्ट हुआ, द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जी, एंड जस्ट अराउंड दैट टाइम थ्री गॉर्जेस स्टार्टेड शिपिंग अप, जो उन्होंने खत्म कर लिया है। अब सरदार सरोवर जो है वो तो कुछ नहीं है इसके सामने। 1450 मेगावाट बिजली बनाता है, वो 18,000 मेगावाट बिजली बनाता है। अब अभी जो ब्रह्मपुत्रा को और बाकी के उनके जो जल स्रोत हैं, इनको रोक कर ये चाइना जो बनाने जा रहा है वो तो टेरिबल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं दो चीजों के बारे में आपके कमेंट चाहूंगा। एक तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही, मैं एक इसका स्टूडेंट हूँ एज फार एज द लार्ज डैम्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ दीज डैम्स आर कंसर्न। And second thing, sir, Japan is also experimenting through solar station for transmitting the solar power or electricity wirelessly. Now that it has started partially succeeding in one of the Scandinavian countries. It is one city which is getting this kind of a supply. Bahamas, they have got about 147 kilometers getting wirelessly transmitted. अगर वो हो गया सफल, और ऑस्ट्रेलिया is changing the definition by laying under the sea cable, supplying electricity generated using huge solar energy possibilities in that desert to Singapore, which will meet with entirely Singapore's energy needs. तो काफी चीजें हो रही है सर, which will make oil irrelevant. आपकी बात से मैं बिल्कुल तो अगर चाइना मुझसे पूछा तो मैं तो कहूंगा कि आप ये जलने दे जंग, बिकॉज सबसे कम असर आपके ऊपर होगा। लेट द अदर इकोनॉमीज हु आर कंपीटिंग विथ यू लाइक इंडिया, लाइक यूएस एंड अदर्स, वो ज्यादा नुकसान उठाएंगे, आप कम नुकसान उठाएंगे। और आपको इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है चाइना का, इट विल बी मोर इंसेंटिवाइज्ड टू रीस्ट्रक्चर फास्टर, और वो बड़ी तेज करते हैं सर। मैं हांगकांग से बाय रोड गया शेंगेन जी, इट वाज अमेजिंग। 50 मिनट की वो ड्राइव है, वहां से वहां पहुंचा, और मैं पहुंचा तो रात को काफी लेट पहुंचा, रात के 12:30 बजे। तो अब वो ड्राइव के दौरान मैंने कोक वोक बहुत पी थी, आई हैड टू गो टू द बाथरूम। तो मैंने वो कहा कि भाई वो रजिस्टर को, आई विल रजिस्टर बट आई नीड टू गो टू द बाथरूम फर्स्ट। तो वो कहा वहां पर है। जब मैं बाथरूम को गया तो वहां पे एक रोबोट ने मुझे रोक दिया और अंदर गया, और उसने बाथरूम क्लीन करा, फिर मुझे बाथरूम में ले गया। हाँ, फिर मैं बाहर निकला रजिस्टर करके, आई वांटेड टू ईट। तो मेरे साथ एक चाइनीज प्रोफेसर थे, ही सेड यहाँ पे करीब में बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है, लेट्स गो देयर। तो हम वहां पे निकले तो सारे सड़क पर वो साफ कर रहे थे, रोबोट्स वर क्लीनिंग द रोड्स, और ट्रैफिक भी ठीक ठाक थी। तो मैं चल रहा हूँ, मेरे को कुछ अजीब सी बेचैनी सी आवाज, आई वाज फीलिंग वेरी अनईजी। तो मैं वो प्रोफेसर से, इज एवरीथिंग ऑलराइट? मैं बोला, आई एम फीलिंग समथिंग अनयूजुअल, व्हाट इज इट? तो हंस के बोला, देयर इज नो नॉइज। आई सेड व्हाई? ही सेड यू सी दोस ग्रीन टैग्स, अभी तक मैंने, ही सेड जब से हम होटल से निकले हैं तकरीबन एक भी पेट्रोल वाली गाड़ी नजर नहीं आई मुझे जी। तो वहां पर टैग का कलर से आपको पता चल जाता है कि इट इज एन ईवी और नॉट। सो टू मी इट वाज लाइक,
I had gone into the future, मतलब from the US going to China looked as if I was going into the future. ये और बात है कि शेंगन is a very advanced city, दूसरे शहर शायद उतने advanced नहीं होंगे, but what I'm trying to say है कि ये जो जंग का जो असर है वो जो rate of growth पर impact कर देगा, relative rate of growth पर, और जिससे बैलेंस ऑफ पावर मुल्कों का बदल सकता है. तो आई थिंक चाइना हैज एन इंसेंटिव टू लेट दिस वॉर कंटिन्यू, whereas the US and India और यूरोप के पास वो इंसेंटिव नहीं है कि वो उनके लिए दिस विल बी मोर नुकसानदेह. मैं सहमत हूँ सर आपसे, बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आने वाले कल की बात अगर हम करें तो fossil fuels will become irrelevant sooner than later जी, as the source of energy. And Germany, for example, has started hydrogen as a major source of energy. They are on war footing. They are converting their engines on the hydrogen-fed systems. So I do agree with you, sir, because pollution and the price which the people are paying, both are going to be prohibitive in the times to come. So आने वाले समय में शायद जल विद्युत, सौर ऊर्जा या फिर इस तरह की अल्टरनेटिव सिस्टम्स जो है वही हमारी जो एनर्जी नीड्स है उसको मिटवित करेंगे. तो आपकी बात इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, मगर व्हाई देन America is not understanding. Is Donald Trump playing in the hand of Netanyahu? Or is it being ambushted by Israel? अमेरिका में एक अजीब सिचुएशन हो गया है, और ये आपके पास 5-10 साल में आपको भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. वो ये है कि बहुत ही अमीर लोग आ गए. आप ये जो ऑरेकल का नाम सुने होंगे ना, कंपनी जो लैरी एलिसन है, वो पिछले 2-3 महीने पहले वो सडनली उसकी नेटवर्थ डबल हो गई. 100 बिलियन से 200 बिलियन हो गई. अब सोचिए आप 70-80 साल के बुढ़े हैं, आप मरने से 10 साल दूर हैं, आपके पास सडनली 100 बिलियन एक्स्ट्रा आ गए. सोचिए अब आपके पास अगर आ गए 100 बिलियन, वैसा आप तो कई चीजें कर देंगे ना उससे सडनली जाते जाते. अरे मेरे पास 5-10 साल है, आई वांट टू डू दिस, मे बी पता नहीं क्या नया क्या. One would go mad virtually with the immense possibilities that can offer. तो उसने क्या किया, CBS खरीद लिया, CNN खरीद लिया. आपको पता है ही इज चेंजिंग इट, और ही इज मेकिंग इट ऑल प्रो इजराइल मीडिया बना रहा है. तो ये लोग ऐसे अमेरिका में ऐसे कई बिलियनर्स हो गए हैं जो हु अनफॉर्चुनेटली आर वेरी प्रो इजराइल. तो ऐसे कई है 10-12. मिरियम एडल्सन ने फॉर एग्जांपल ट्रम्प को $300 मिलियन और जूस भी है ना शायद. हाँ, दे आर ऑल जूस. तो अब वो लोग डिस्टॉर्ट कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, बिकॉज ट्रम्प को पैसे चाहिए, और पहले तो एक ग्रीडी भी है ये. आपको पता है जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बना है उसकी नेटवर्थ 3 बिलियन से ऊपर गई है. हाँ, मैं पढ़ रहा था कहीं, अभी पढ़ रहा था. और 3,500 स्टॉक उसने वो खरीदे बेचे. 3,500 उसके ट्रांसैक्शंस हुए हैं, पिछले 1.5 साल भी नहीं हुआ अभी तक. सो ही इज डिटरमिन्ड टू मेक मनी. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही नीड्स मनी. 21 साल 81 का हो रहा है वो. सो बट एनीवे, तो ये जो पैसा आ गया है पॉलिटिक्स में, इतना डिस्टॉर्ट कर रहा है वो कि 3-4 आदमी मिलके दे कैन कंट्रोल यूएस फॉरेन पॉलिसी बाय सेइंग it is everywhere, sir. If you are talking about India, the story is no different. I can easily say that these are the 10 people who control almost 70%, 75% of the wealth in India. Yeah, but they control policy. और it is what is ironic है कि डेमोक्रेसी में ज्यादा एम्पावर हो रहे हैं ये पैसे वाले लोग as opposed to in non-democratic. One of the reasons, according to me and my limited understanding, is that it is happening because elections are becoming costlier and costlier and costlier, or they are making elections costlier and costlier and costlier by liberally funding the political parties so that they have to perforce depend upon them. और not only that, सबके शौक बढ़ गए ना सर. मतलब मैं अभी किसी से बात कर रहा था,
एक्चुअली आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल अबाउट आरएसएस के लोग कि पहले जी कितने डेडिकेटेड हुआ करते थे ये लोग, और अब 5 स्टार कल्चर आ गया है उनके पास भी। मोहन I भागवत have जी I have witnessed that जी हाँ, transformation हाँ, from a very close बिल्कुल। uh, तो आज से 20 साल पहले अगर वो कहीं जाते थे दूसरे जी शहर, तो किसी दूसरे प्रचारक के घर में रहते थे और वहीं पे हाँ जमीन पर बैठ के रोटी बस दाल बस से खाते थे। जाते थे, ट्रेन से जाते बिल्कुल। थे, अब शहर वो में कहीं जाना तो साइकिल से जाते थे बिल्कुल या अब पब्लिक अब ट्रांसपोर्ट से जाते थे। अब फर्स्ट नो क्लास मोर फ्लाइट, नाउ। दे फ्लाई फर्स्ट क्लास नाउ, दे स्टे इन 5 स्टार होटल्स। तो अब उनको वो पैसे चाहिए टू फॉर दैट लाइफस्टाइल, राइट? एंड देयर वेयर द बिजनेसमैन विल कम एंड से ठीक है, हम आपको पैसे तो देंगे लेकिन हमको यहाँ पे ये चाहिए, वहाँ पे वो चाहिए, ये प्रोटेस्ट चाहिए। एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद पॉलिटिक्स एवरीवेयर। हर जगह जी पॉलिटिक्स में यही हो गया है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं मेरे एक दोस्त हैं, वो हैं तुर्की से, बहुत पैसे वाले हैं। तो वो उनको उनसे मिलाने में हमारे एक बहुत ही हाईली इलेक्टेड सेनेटर को लेके जा रहा था उनके घर। तो अब वो कह रहा है यार, उसको डाउट आ रहा है कि ही वांटेड टू ड्रॉप द मीटिंग, बट सिंस ही हम्म हैड मेड मी द कमिटमेंट। तो मैं बैठे बैठे उसको कहा, ऐसे तुमको पता है उसके 3 बच्चे अडल्ट हैं? He said, what do you mean? I said, he has 3 kids. He has 5 kids, 3 of them are above 18. He said, oh! और फिर उसने अपनी नेक्स्ट मीटिंग कैंसिल कर दी। क्यों किया पता है आपको? ही हम्म रियलाइज कि ये बिजनेसमैन उसको 5 चेक दे सकता है अब, नॉट 1, ही कैन गिव हिम 5 चेक्स। जो यस मैक्सिमम लिमिट है फॉर हिज पोजीशन $4,400 से ज्यादा उसको नहीं दे सकते। तो ये बिजनेसमैन ने 5 चेक लिखे, एक अपनी तरफ से, एक बीवी की तरफ से और 3 बड़े बच्चों के बच्चों तरफ की से। तरफ। हाँ, तो उसको $22,000 उस दिन सुबह दिलाया मैं उसको। बड़ा खुश हो गया। और अगर मैं उसको याद नहीं दिलाता कि उसके 3 बच्चे अडल्ट हैं, तो वो शायद वो मीटिंग कैंसल कर देता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मनी इज इतना माइक्रो लेवल पे मैंने देख रहा हूँ कि मैं। और ये और बात है कि हमारे पास पैक भी आ गया, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसको डार्क मनी कहते हैं, कि आप किसी ऑर्गन, दूसरे थर्ड पार्टी को पैसे दे देते हैं और वो पार्टी इनको सपोर्ट करती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी आउट देयर। और आपका प्रॉब्लम ये है कि अगर आप शरीफ भी इंसान हो, अगर आप किसी करप्ट को चैलेंज कर रहे हो, देन यू आर स्टक बिकॉज यू नीड द मनी टू फाइट द इलेक्शन, वरना यस आप बुरी तरह से court हार जाएंगे। cases are becoming in India so costly, sir. जी Supreme Court lawyers, High Court senior counsels, they are charging about 20 lakh rupees per appearance. जी हाँ, अच्छा, और दूसरी टर्म अभी उन्होंने कनकॉक की है, उसमें रिसर्च किया है, कंफर्म्ड अपीयरेंस, यानी कि 4 या 5 कोर्ट में उनको हाजिर होना है, तो 100% आपके टाइम में आपके केस के लिए हाजिर रहेंगे, फॉर विच यू हैव टू पे देम 1.5 times द प्रीवियस। द फीस प्लस 30% क्लर्क की, जी हाँ, इनको जो जी हाँ, जी सन्ड्रीज एक्सपेंसेस आप पे करते हो, तो जी हाँ, 40-50 लाख में इनका कंफर्म्ड अपीयरेंस पड़ेगा आपको। जी हाँ, मैं देखा है, एक आई मेट सम पीपल इन दिल्ली। मैं सुना कि जी कपिल सिब्बल साहब 25 लाख लेते हैं फॉर वन हाँ, अपीयरेंस। बिल्कुल। सो कई है सर, कपिल सिब्बल साहब तो लेते ही है, मगर कई है ऐसे लोग। जी हाँ। तो आई थिंक द मनी इज डिस्टॉर्टिंग डेमोक्रेसीज, इसमें कोई शक की बात नहीं। देयर इज नो डेमोक्रेसी। मैं अपने स्टूडेंट से जब बात करता हूँ, अब लफ्ज इलेक्शन इस्तेमाल ही नहीं करता मैं जी ऑक्शन कहता हूँ। मैं बोला द प्रेसिडेंशियल ऑक्शन इज टेकिंग प्लेस। वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड हाँ, एंड वेरी क्योंकि करेक्ट अगर करेक्ट आपके पास करेक्ट। यस $500 बिलियन नहीं है, तो 2028 के इलेक्शन में डू नॉट ट्राई टू रन फॉर प्रेसिडेंट। यू विल नीड मिनिमम $500 मिलियन, बिलियन। $500 million चाहिए टू टू विन द इलेक्शन, कम से कम। अभी तो प्राइमरीज में 30-30 मिलियन खर्च हो रहे हैं सर, बिकॉज लॉबीज भी आ गए हैं, फॉरेन लॉबीज भी पैसे खर्च कर रहे हैं। इट्स बिकम वेरी डर्टी। और अनफॉर्चुनेटली मतलब सॉल्यूशंस है लेजिस्लेटिव के, भाई इलेक्शन का पीरियड खत्म कर दें आप, सिर्फ 1 हफ्ता दें। यहाँ 1.5 साल इलेक्शन चलता है प्रेसिडेंट का, तो इतने पैसे चाहिए, स्टाफिंग, पोलिंग जो होती है, सर्वेस जो इंटरनल, Television debates, या dinners. बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक के
उसके वजह से भी देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन इन पॉलिसी मेकिंग, और अमेरिका की पॉलिसी इसलिए नेशनल इंटरेस्ट पे बेसिस नहीं है, इट्स बेस्ड ऑन स्पेशल इंटरेस्ट। जी दर्शक मित्रों, प्रोफेसर साहब का कहना है कि अगर आपको वहां प्रमुख का अगर चुनाव लड़ना है तो 500 अरब डॉलर्स चाहिए आपको। तो कोई छोटा मोटा तो ये हरकत ही नहीं कर सकता, और ये पैसे आते हैं दोज हु आर डीप पॉकेट्स, ओलिगार्स जिसको बोलते हैं, उनके पास से पैसे आते हैं। जब वो पैसे देते हैं तब बार्टर करते हैं कि हम आपको ये दे, आप हमको ये दो, और दोनों की मिली भगत में फिर चलता है। तो अमेरिका में ये हाल है, भारत में कोई अलग हाल नहीं है, भारत में ये हाल है। तो ये कहना कि डेमोक्रेसी में लोग चलाते हैं सरकार एंड यू नो ऑल दोस ब्ला ब्ला ब्ला, वो दिन बीत गए। अभी आपकी सरकार भारत की हो या अमेरिका की हो या और कहीं की, अगर आप जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स देखें, आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो रिपोर्ट्स देखें आप, तो बिग रैकेट सर। जी हाँ, हजारों करोड़। मैं आपको बता, लास्ट ईयर यहाँ पे एक बहस शुरू हुई थी छोटी सी, दिस वाज लास्ट ईयर, अबाउट 14-15 महीने पहले, कि हु विल बिकम द फर्स्ट ट्रिलियनर। ठीक है, तो ये कह रहे थे कि इलॉन मस्क बनेंगे, या अमेजोन के जेफ बेजोस बनेंगे, या एनवीडिया के जो जॉनी हुआंग है वो बनेंगे द फर्स्ट ट्रिलियनर। तो कह रहे थे कि भाई 2030 यानी आज से 4 साल में 5 साल में ट्रिलियनर बन जाएगा। लेकिन अब अगर वो स्पेस एक्स का आईपीओ होता है तो इलॉन मस्क विल बिकम ए ट्रिलियनर बाय नेक्स्ट ईयर। $1 ट्रिलियन, सोचिए आप, टर्की से बड़ी कहाँ। तो ऑलरेडी ही इज एट $440 बिलियन। और इलॉन मस्क बहुत अजीब आदमी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो डेलावेयर आया ना, तो वो शायद मुझे फोन करके कहते हैं, मुख्तदर मैं तुम्हारे सोफा पे सो जा सकता हूँ, मैं 2 दिन के लिए डेलावेयर। वो होटल भी नहीं बुक करता, लोगों के घरों में जाकर सो जाते। इज लाइक, इतना कंजूस है वो। ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन। बट ट्रम्प को उसने $250 मिलियन दिए फॉर द इलेक्शन, राइट? तो उसके लिए आप, इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपकी मंथली इनकम 1 करोड़ है तो आप 5-10 हजार तो कोई बड़ी बात ही नहीं है आपके लिए, इधर उधर फेंक दे सकते हैं। तो उस तरह से ये बिलियनर्स कैन चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ पॉलिटिशियंस। इस वजह से वो पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वी आर नॉट लिविंग इन डेमोक्रेसीज एनीमोर। जी जी सर, कंक्लूडिंग इट, व्हाट वुड यू लाइक टू से एज sort of parting comment? क्या हो रहा है? ये इजराइल, ईरान, अमेरिका कहाँ ले जाके छोड़ेंगे इस दुनिया को? देखिए, कई मुल्कों ने ये बेट की कि ईरान बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगा, और वो सारे मुल्क जिन्होंने ये शर्त पे अपनी पॉलिसीज बनाई, दे आर गोइंग टू पे हेवी प्राइस आफ्टर द वॉर। जी, जिनमें सबसे बड़े मुल्क कतर और यूएई, बहरीन और कुवैत हैं। ये 4 मुल्क जो हैं, दे आर सफरिंग द मोस्ट। कुवैत, कतर को 5 साल लगेंगे टू रीबिल्ड इट्स मतलब गैस को, जो ऑयल फील्ड ऑलरेडी जो डैमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका नष्ट हुआ है, उसको पुनर्जीवित करने में। एंड आई थिंक यूएई का जो प्रोजेक्ट है दुबई का, वो शायद खत्म ही हो गया। We will probably not happen. Meeting place of the world का जो इनका जो एक सपना था, वो भी खत्म। That is evaporated like a piece of ice in the hot sun. तो मैंने कल इंडिया के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पंकज सारन साहब से बात की, तफसीलन 1.25 घंटा उनसे बात की। तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा जो वो बहुत ही केयरफुली उन्होंने मुझे जवाब दी कि क्या जब नरेंद्र मोदी जंग से 3 दिन पहले जाकर जो गले लगाकर नेतन्याहू से कहा है कि आई से विद कन्विक्शन दैट वी स्टैंड फॉर यू, क्या उन्होंने इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी खत्म कर दी है? और मल्टी अलाइनमेंट के जाके वो बिल्कुल, देखिए, यू आर नॉट गोइंग टू बी एन इक्वल पार्टनर विद इजराइल। अमेरिका इक्वल पार्टनर नहीं बन सकता, तो इंडिया क्या बनेगा इनका इक्वल पार्टनर? यू विल बिकम सबऑर्डिनेट। तो ये जो इंडिया ने बेट लगाई टू अलाइन विद इजराइल एंड यूएई, क्या ये बेट बहुत महंगी साबित ना हो इस जंग के बाद? दैट इज माय क्वेश्चन। अच्छा।
Sir, there is lot of room for debating on this issue. We जी हाँ, will pick your wisdom someday जी हाँ, again. What I understand is that Jews and Israel are very difficult people to understand. इनके दिमाग में एक तो unsatiable appetite है for money, जी हाँ, and with that money unsatiable appetite for influencing the powers those be. और स्मार्ट भी ये है। दोनों करीब करीब पैरेलल चलते हैं, और यही मॉडल अमेरिका फॉलो कर रहा है, और मैं कहूंगा कि भारत में भी इससे ज्यादा दूरी नहीं है। पैसे यहाँ भी जब चुनाव आता है तो पैसा बोलता है। जी हाँ, धन्यवाद सर, आपसे जुड़कर काफी प्रसन्नता हुई। जुड़ते रहेंगे सर। थैंक यू सर। हैव ए नाइस टाइम एंड मे गॉड ब्लेस यू। You थैंक too. यू सर।